हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रश्न पत्र 1 के ऊपर, जिसका नाम है सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। इसका जो कोड है 00। प्रश्न पत्र में ही जो नाम दिया गया है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, यानी कि नेट की तैयारी करने वाले बच्चे के अंदर शिक्षण और शोध की अभिवृत्ति को चेक करना है इस पेपर के माध्यम से। और इसके उद्देश्य पर अगर बात करें तो इसका उद्देश्य साफ साफ निर्धारित किया गया कि क्या है। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो, वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। ठीक है, ये जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसके अंतर्गत बता दिया गया कि क्या क्या होना चाहिए। बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक, आगमनात्मक तर्क आदि शामिल हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। अधिगम मतलब ज्ञान, बोध, शिक्षण का बोध हो, उसका सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी हो और उसका ज्ञान हो। साथ ही साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बीच जो समव्यवहार है और जीवन की गुणवत्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी परीक्षार्थी को होनी चाहिए। तो एक अलग दृष्टिकोण से इस पेपर को बनाया गया है। इसका उद्देश्य है, यह कुल 10 इकाइयों में बटा हुआ है, जिसमें पहली इकाई जो है शोध अभिवृत्ति है। इसके माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि किस इकाई को आप आसानी से याद कर सकते हैं, किस इकाई को आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो उन पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इकाई 1 के अंतर्गत है शिक्षण अभिवृत्ति, यानी कि जो पठन पाठन से संबंधित परीक्षार्थी के अंदर चेतना होनी चाहिए, बोध होना चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं। कई पॉइंट्स दिया गया है। शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, जिसके अंतर्गत स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक दोनों चीज़ों को शामिल किया गया है। विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, शिक्षण के संबंधित जितने भी पॉइंट दिए गए। दूसरा है शिक्षार्थी की विशेषता, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक रूप से। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये 2 चीज़ों के बारे में बताया गया। पहला शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, दूसरा शिक्षार्थी की विशेषता के बारे में। जो तीसरा पॉइंट है कि शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी शिक्षक को शिक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उसमें है शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आप इसे किसी बुक में ही पढ़कर नहीं जान सकते, जहाँ भी आपने शिक्षा प्राप्त की हो वहाँ की पूरी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं कि कैसे शिक्षक थे, पढ़ाने की क्या शैली थी, संस्था कैसी थी और वहाँ का वातावरण कैसा था। अगला जो पॉइंट है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, जिसमें कि स्वयं प्रभा, मूक्स आदि जो ऐप हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। अगला पॉइंट है शिक्षण सहायक प्रणाली। अब इसमें परंपरागत, आधुनिक और ICTC पर आधारित शिक्षा। अब देखेंगे कि हमारी जो शिक्षा रही है, पहले परंपरागत ढंग से पढ़ाई होती थी, फिर उसमें कुछ आधुनिकता आई, फिर अब तो सूचना तकनीकी के आधार पर ज़्यादा शिक्षा दी जा रही है। तो ये कैसे बदलाव हुए हैं, ये सब शिक्षण में कैसी सहायक प्रणाली हैं। अगर आज सूचना या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद मैं आप सभी से बात कर पाता। मैं भी किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में सामान्य रूप से बच्चों को पढ़ाता, अपना काम करके घर आ जाता। लेकिन ये शिक्षण में सहायक प्रणाली होने के कारण ही मैं आप सभी से जुड़ पा रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है मूल्यांकन प्रणालियाँ। इसके अंतर्गत मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो कि आप देने भी जाते हैं, CBT जिसका पूरा नाम शॉर्ट नेम है, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो एक तरीके से ये पूरा जो है शिक्षण अभिवृत्ति को ध्यान में रख के पॉइंट्स बनाया गया है।
दूसरे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें तो जिस पर मैंने बुक के बारे में भी बताया था, और शोध अभिवृत्ति दूसरी इकाई का नाम है। जो पहली इकाई में मैंने चर्चा किया शिक्षण अभिवृत्ति और दूसरा है शोध अभिवृत्ति। इन दोनों को आप याद कर सकते हैं, खुद से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। चुनिंदा किताबों को खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने बीएड किया होगा उनके लिए शिक्षण अभिवृत्ति का पोर्शन कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो बीएड की किताबों का भी थोड़ा सा यूज कीजिए। पेपर 1 की किताबों को आप खरीद लीजिए। कुछ पब्लिकेशंस के बारे में मैंने बताया था एक वीडियो में, लेकिन अगर जब तक 2-3 किताबों का सहयोग नहीं लेंगे तो थोड़ा सा ये पेपर आपको परेशान कर सकता है। शोध अभिवृत्ति के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बुक का नाम बताया था। शोध अभिवृत्ति में किन किन पॉइंट्स को पढ़ना है उसको देख लेते हैं। शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। भाषा शैली इसकी कठिन है, लेकिन जो किताब मैंने बताया है सारे पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट है शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक जो भी शोध पद्धतियाँ हैं उनको पढ़ना है। शोध के चरण यानी कि शोध के जो सोपान है उसके बारे में पढ़ना है। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, ये भी उस पुस्तक में मिल जाएगा। शोध में आईसीटीसी का अनुप्रयोग, शोध की नैतिकता, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कि आप खुद से पढ़कर तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और फिर प्रैक्टिस के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। तीसरा जो इकाई है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोध, यानी कि बोध क्षमता। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के अंतर्गत कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का आपको जवाब देना है। इसमें बच्चे कमी क्या करते हैं कि कभी पैराग्राफ का प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में नहीं जाते हैं, सीधे उनको लगता है कि ये तो फ्री में क्वेश्चन है, इसका तो आंसर इसी में दिया गया है, तुरंत पढ़कर हम आंसर दे देंगे। लेकिन ये काफ़ी परेशान करता है। आपको लगता है कि गद्यांश आपने पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा और जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आप विकल्पों के आधार पर सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन बाद में वो उत्तर गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अभ्यास की कमी है। आपने ठीक से अभ्यास नहीं किया है, क्योंकि पैराग्राफ जब आप पढ़ते हैं तो लंबा चौड़ा पैराग्राफ होता है कई बार, और कंप्यूटर पर बैठकर एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कई बार पैराग्राफ पढ़ने में ही समय निकल जाता है। तो इसको आपको काफ़ी मेहनत करना है, इसको खुद से ही मेहनत करना है। कितना भी आप बुक खरीद लेंगे नहीं आपका हो पाएगा जब तक खुद आप नहीं मेहनत करेंगे। अगला जो यूनिट है इकाई 4, जिसका नाम है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कि एक दूसरे से अपनी बातों का आदान प्रदान करना, कैसे कोई चीज़ संप्रेषित किया जाए। एक होता है अभिव्यक्ति और दूसरा होता है संप्रेषण। अभिव्यक्ति में क्या होता है कि खुद जो प्रस्तुत करता होता है वो अपनी बातों को रखता है, तो वो तो एक चरण हो गया। लेकिन उस अभिव्यक्ति को सफलता तब मिलती है जब बात संप्रेषित होती है। जैसे मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एक कोशिश है कि एक एक चीज़ आपको संप्रेषित हो, क्योंकि मैं चीज़ों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ और वो अभिव्यक्ति आप तक पहुँच रही है, तो एक तरीके से वो संप्रेषित हो रही है। अगर नहीं मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि मैं अभिव्यक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन वो संप्रेषित नहीं हो रही। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करेंगे तो मुझे ये संप्रेषित होगा कि मैंने जो अभिव्यक्ति दी है वो आप तक पहुँची है। तो ये थोड़ा सा तकनीकी तौर पर है, लेकिन इसको भी आप अपने से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक और गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। तो यहाँ पर सिलेबस में ही कई संप्रेषणों के बारे में चर्चा कर ली गई, जैसे वाचिक संप्रेषण, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो वाचिक संप्रेषण है। या फिर कई बार हम लाइव या फिर दिखाई देते हुए पढ़ाने आते हैं तो वो अलग तरीके का संप्रेषण है। इसी तरीके से कक्षा में संप्रेषण, कई बार क्या होता है कि जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो अपनी बात कहकर क्लास ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सही मायने में है कि जब आपने क्लास लिया तो 5 मिनट का समय देकर बच्चों से कुछ आप सवाल लीजिए, उनके जो मन में जिज्ञासा है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, तो वो कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। अगला जो पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं उनके बारे में, जैसे शोरगुल, बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। जन, मीडिया एवं समाज, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये संप्रेषण का पूरा है। इस इकाई को खुद से आप पढ़ सकते हैं। इकाई 5 में आपको गणितीय तर्क और अभिवृत्ति के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा आपको समझने वाला टॉपिक है, इसलिए है कि आप जो हिंदी
पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी अपेक्षाकृत जो गणित होती है वो कमज़ोर होती है, तो इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके तैयार करना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने देखा है कोचिंग संस्थानों में या फिर जो पढ़ाने वाले होते हैं, पेपर 1 के नाम पर वो पूरा गणित ही पढ़ाते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं और बच्चों को लगता है कि गणित वाला पोर्शन हम कर लेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन आप जानिए कि केवल 5 क्वेश्चन ही आपको गणित से पूछे जाएंगे, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें गणितीय तर्क के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवृत्ति जिसमें अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज, छूट, औसत, ये सब ऐसा पाठ है जो कि किसी ज़माने में आप रीजनिंग करते समय इसको पढ़े होंगे। रीजनिंग की अगर बुक होगी, खासतौर से अग्रवाल की एक बुक आती है गणित की, उसको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो इस इकाई को भी आप बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ इसमें पार्ट ऐसा है जिसके लिए आपको गणितीय अभिवृत्ति वाला जो पार्ट है, इसके लिए आपको 10th लेवल की बुक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगली जो इकाई है उसका नाम है युक्ति युक्त तर्क। ये भी आपके लिए नया एक तरीके से यूनिट है, नया टॉपिक है। युक्ति युक्त तर्क क्या है, इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। खंड 5 और 6 ये दोनों समझने वाली चीज़ें हैं, बाकी आप जो मैंने इकाइयाँ बताया वो सब आप याद कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। युक्ति युक्त तर्क में क्या पढ़ना है, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तु अर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति। तो इसको आप एकदम से फोकस करके जाइए कि निगमनात्मक क्या है, आगमनात्मक क्या है, मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। ठीक है, फिर अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल बहुप्रयोग कैसे करें, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के समाधान, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेतुभास। तो एक तरीके से जो बच्चे फिलॉसफी पढ़े होंगे वो इस टॉपिक को बहुत ही आराम से हल कर लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी प्रैक्टिस के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। तो 5वां और 6ठा जो यूनिट है उसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और इसी को लेकर बच्चों में टेंशन रहता है कि ये टॉपिक कैसे हम पढ़ें। तो इसके लिए आप एक तो अग्रवाल की मैंने बुक बताया, दूसरा फिलॉसफी की अगर आपको बुक मिल जाए जिसमें तर्क इत्यादि के बारे में चर्चा की गई हो तो वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर कोई व्यवस्थित किताब खरीदे हो तो उसको भी लेकर आप पढ़ सकते हैं। इकाई 7 के बारे में देखें तो आंकड़ों की व्याख्या है, यानी कि ये भी थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का ही है, तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन जिसमें कि बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट। तो ये पूरा चार्ट बनाया गया है, उसके आधार पर आंकड़ों का हमें मूल्यांकन करना है। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार 5, 6 और 7 ये 3 जो यूनिट हैं, 10 में से 3 यूनिट ऐसे हैं जिनको कि आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अलग कुछ किताबों को खरीद कर उनको पढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग मैथ पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए मैथ वालों को तो आराम है। 12वीं तक जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ वो तो इसको आराम से हल कर पाएंगे। जो नहीं पढ़े हैं वो भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से हल कर पाएंगे। इकाई 8 इसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी जिसको कि ICT कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत ICT की सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावलियाँ, जैसे आ गया कंप्यूटर संबंधित CPU का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो उसको बताना होगा। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, ICT और सुशासन। तो ये जो इकाई 8 है इसको भी आप बहुत ही आराम से अपने से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बस टाइम लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी में आप पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सूचना। जो 9वां इकाई है, 9वां इकाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग, विकास और पर्यावरण से संबंधित है। इसका भी निर्धारण किया गया कि कौन कौन पॉइंट्स इसमें रहेंगे। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार,
नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सारे टॉपिक से आप बहुत पहले भी परिचित हुए होंगे। ध्वनि प्रदूषण, तो देख रहे हैं कि आपको खाली अप टू डेट होना है इस टॉपिक में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है अपशिष्ट, जिसमें कि ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयामों को आपको देखना है। फिर मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, जो भी प्रदूषण के कारण रोग इत्यादि होते हैं उनका आपको बताना है। इसके बाद प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन के बारे में आपको पढ़ना है। प्राकृतिक जोखिम और आपदाओं के बारे में पढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जितने भी अधिनियम बनाए गए, कब कब बनाए गए थे, कहाँ पर सम्मेलन हुआ था, इनको पूरा आपको अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, इस पॉइंट्स को आपको काफ़ी गंभीरता से सीरियस होकर देखने की ज़रूरत है, जिससे कि जो टॉपिक ऐसे हैं जिनको कि आप याद कर सकते हैं और अपने से पढ़ सकते हैं और नोट्स बनाकर सारे फैक्ट्स को क्लियर करके रखेंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छा नंबर पाएंगे। जो 10वां इकाई है उच्च शिक्षा प्रणाली, तो जाहिर सी बात है कि आप उच्च शिक्षा में जाना चाह रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप उच्च शिक्षा में ही जाना चाहते हैं। तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको जाननी चाहिए, जिसमें कि उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और उच्च शोध का उद्भव कैसे हुआ, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। तो ये इन पॉइंट्स को आपको किताब खरीद कर पढ़ने की ज़रूरत है। यूजीसी नेट की वेबसाइट को भी जाकर देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो इसको भी आप अपने से पढ़ सकते हैं। और आखिर में यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे और एक तरीके से 10 यूनिट है, उसमें से 5, हर यूनिट से 5-5 प्रश्न आएंगे, तो इस तरीके से 50 प्रश्न हो गए और आपके टोटल 100 नंबर के हो गए। तो आपने देखा पूरे पाठ्यक्रम में कि आपको इकाई 5, 6, 7 को छोड़कर बाकी जो इकाइयाँ बच रही हैं, यानी कि 3 इकाइयों को छोड़कर 7 इकाइयाँ जो है खुद उनको आप अपने से पढ़ सकते हैं। अगर 7 इकाइयों को अपने से पढ़ ले रहे हैं तो यहाँ पर 7 गुणे 5, तो एक तरीके से 35 क्वेश्चन तो खुद से आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जो 15 क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। फिर उन 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे जिनको कि आप तुक्का से भी रंग सकते हैं, सही हो जाएगा। तो एक तरीके से 35 से 40 सवाल आप खुद से तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस पेपर को गंभीरता से लेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कुछ नमूनों पर बात कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, नमूने दिए गए हैं। ये यूजीसी नेट का जो पुराना सिलेबस था वहाँ पर नमूने दिए गए थे, तो मुझे लगा कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहिए कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अगर शिक्षण अभिक्षमता के बारे में बात करें तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दिया गया है, पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियाँ लिखवाना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब इसका है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। अगर देखा जाए सही मायने में तो यही मुख्य उद्देश्य है कि उनका चिंतन शक्ति, सोचने समझने का जो मानसिक लेवल है उसका विकास किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हैं कि जितने भी उत्तर आपको देने होते हैं वो थोड़ा सा आदर्शवादी टाइप के उत्तर होते हैं, ठीक है। आजकल मैंने देखा है छात्रों में कि चिंतन विकास, अपने चिंतन के विकास में ज़्यादा जोर उनका नहीं रहता है, उनको अच्छा मार्क्स मिल जाए, वो नकल करने के लिए उनको मिल जाए कोई चीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको आदर्शवादी उत्तर ही देना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? ऑप्शन दिया गया है, व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी एवं परियोजना, संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन एवं दत्त कार्य। तो शिक्षण विधि कौन सी अच्छी है? संगोष्ठी एवं परियोजना, ये सही है, अच्छी है शिक्षण विधि। अगला जो प्रश्न है,
कि अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बनता है, इससे छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है, वह इसका उपयोग करना चाहता है। जैसे हमने आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेक्चर देने की कोशिश की, कई बार मैं सामने आकर भी बोलने की कोशिश करता हूँ, तो या फिर आपको व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करके मैं कई चीज़ों को बताना चाहता हूँ। तो ये क्या है, शिक्षण सामग्री के अंतर्गत ही आ रहा है। तो मेरी कोशिश क्या रहती है कि इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बने, उनको समझ में आए, मतलब मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो ये पॉइंट सही होगा। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर है? शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का हस्तलेख, शिक्षक का विषय बोध। तो शिक्षण का प्रभावी होना कब सही होगा? जब शिक्षक को विषय बोध होगा, विषय की सटीक जानकारी होगी, तभी वो प्रभावी शिक्षण होगा। बाकी जो दिया गया कि शिक्षक की योग्यता, शिक्षक भले खूब अच्छी अच्छी जगह पढ़ाए लेकिन उसकी विषय पर ज़्यादा पकड़ नहीं है, वो ठीक से चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक खूब भट्टा कट्टा है, हैंडसम है, स्मार्ट है और बच्चे खाली शिक्षक को ही देख रहे हैं, वो क्या बोल रहा है उसका कोई मतलब नहीं, तो ये भी गलत है। शिक्षक का हस्तलेख, कई टीचर्स की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये सब तीनों जो चीज़ें हैं वो कोई मायने नहीं रखती हैं जब तक शिक्षक का जो विषय बोध है। आप देखेंगे एक से एक शिक्षक हैं जो कि अपने विषय पर काफ़ी पकड़ रखते हैं। अगला जो पॉइंट है, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहीं दिया हुआ है। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं, विश्वसनीयता। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है, तो ये तो शिक्षण से संबंधित है। अब थोड़ा सा शोध पर हम देख लेते हैं कि शोध अभिक्षमता के बारे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुसंधान अभिक्षमता, जिसको कि शोध रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। सवाल पूछा जा रहा है कि किसी शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह एक क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करे, नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करे, दूसरों द्वारा दिए गए विचारों का समन्वय करे, दूसरों द्वारा की गई खोज का मूल्यांकन करे। तो एक शोधार्थी से क्या अपेक्षा की जाती है कि वह नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न है, किसी शोध कार्य की एक विशेषता है, यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी क्या विशेषता है? पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, उपयोगिता, वस्तुनिष्ठता। तो शोध कार्य की एक विशेषता है वस्तुनिष्ठता। जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। बाकी आंसर देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर अब ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन मोटे तौर पर एरिया मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस एरिया से कैसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना कराती है। इस प्रविधि में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? व्यक्ति अध्ययन, विकासात्मक, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक। तो ये क्या है? एक सर्वेक्षण है। जनगणना क्या है? एक सर्वे के तहत की जाती है, तो ध्यान में रखिए इसको। अगला जो प्रश्न है, किसी विषय के अध्यापकों के एक संगठन के सदस्य अपने कार्य की समीक्षा तथा भावी नियोजन के लिए इकट्ठे हुए, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, परिसंवाद। तो जब एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो क्या है? सम्मेलन है। अब देखेंगे कि इन तीनों में भी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन सबका अर्थ क्या है? अलग अलग है। संगोष्ठी में कोई विषय निर्धारित की जाती है, उस पर बातचीत की जाती है, ये एक दिन का होता है। कार्यशाला, जिसको कि वर्कशॉप बोलते हैं, वो एक सप्ताह का भी हो सकता है और सातों दिन अलग अलग इसकी विषय हो सकती है। परिसंवाद, एक से अधिक लोग बैठ के आपस में बातचीत करें। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 5वां, एक शोधकर्ता ने किसी क्षेत्र विशेष की जनगणना के आंकड़े का अध्ययन किया तथा उस पर आधारित लेखन का कार्य किया, इस कार्य को क्या कहेंगे? शोध पत्र, लेख, शोध ग्रंथ, शोध रिपोर्ट। यानी कि कोई रिसर्चर किसी क्षेत्र विषय की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया तो क्या है, फिर उस पर क्या लिखेगा? लेख लिखेगा। सही जवाब होगा लेख। तो ये तो शोध से संबंधित हो गया। अब सबसे जो महत्वपूर्ण मैं बता रहा था कि अध्ययन बोध है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे कम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ, इसको यहाँ पर अनुच्छेद लिख रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ें और 1 से लेकर 5 तक का उत्तर इसमें देना है। जो भी पैराग्राफ होता है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधारित मुद्दों को विषय बनाया जाता है, उन्हीं पर ये पैराग्राफ रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि
अचानक आपको बना दिया जाता है। हाँ, उसकी जो भाषा शैली है, भाषा है, वो कठिन हो सकती है। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है, हमको लग रहा है कि ये राजनीतिक तौर पर है, संविधान से जुड़ा हुआ है कि संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी यदि हम बच्चों की मृत्यु के आंकड़े देखें या शिक्षा और रोजगार के मौक़ों पर नज़र डालें तो प्रतीत होगा कि महिलाओं के संबंध में काफ़ी भेदभाव पाया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे, बाद में क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत आप पकड़ लेंगे। ठीक है, करीब करीब पूरे विश्वास से कहा जा सकता है कि हमारे राजनीतिक ढांचे में भी इस संबंध में भेदभाव देखने में आता है। हमारी 13वीं लोकसभा में 543 में से केवल 43 महिला संसद सदस्य थीं। यह कोई आश्चर्यजनक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि किसी भी समय में संसद में महिलाओं की संख्या 10% से अधिक नहीं रही है। तो एक तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पैराग्राफ उस समय बनाया गया है जब 13वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो आप कल्पना कीजिए कि इस समय कौन से लोकसभा का चुनाव अब तक हो चुका है, तो कब तक का ये पुराना प्रश्न पत्र है। अगला है, पैराग्राफ को चेंज कर दिया गया। ऐतिहासिक रूप से बड़े राजनीतिक दलों के चुनावी मुद्दों में महिलाओं की साझेदारी पर काफ़ी बल दिया गया, लेकिन यह सब केवल दिखावा है। इस तरह जब महिलाओं को वंचित कर दिया गया तो उन्होंने अपना आखिरी हथियार संभाला और संसद तथा विधानसभाओं में अपने लिए सीटों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया। राजनीतिक दल जो हर बात को वोट बैंक से जोड़कर देखते हैं, इस मांग से सहमत दिखाते नजर आए। खेद की बात है कि यह भी एक धोखा ही साबित हुआ। तो आप देख रहे हैं कि संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर ये पूरा पैराग्राफ एक तरीके से अपनी बात को कह रहा है। लेकिन ये एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसे समय में जब जाति ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल हो रही है, किंतु राजनीतिक यह चाहते हैं कि इस आरक्षण में पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए भी जगह निकाली जाए। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। एक सर्वे से यह पता चलता है कि सामान्य रूप से इस बिल में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। सचमुच दो मुंही बात करने वाले का यह एक बड़ा उदाहरण है। जनता के सामने राजनीतिज्ञ तो महिलाओं के आरक्षण का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन संसद के बाहर वे इसे दबाने में लगे। कारण बहुत साफ है, पुरुष यह नहीं चाहते कि वे गद्दी से कभी उतरें। तो आपने देखा इस पूरे पैराग्राफ में मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, लोकसभा की बात है, महिला रिजर्वेशन के बारे में, सांसदों के रिजर्वेशन के बारे में, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर ये पूरा पैराग्राफ है। अब इसी पर प्रश्न बना है। ऊपर जिस समस्या की ओर इशारा किया गया है उससे किसकी बुरी छवि उभरती है। ऑप्शन दिया गया, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक बर्ताव, व्यक्तिगत बर्ताव, सामूहिक व्यवहार। तो जो छवि खराब उतर रही है वो है सामाजिक बर्ताव, क्योंकि महिलाओं को सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों में उपेक्षित रखा जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, राजनीतिक दलों के सामने जो समस्या है वो प्राथमिक रूप से किस प्रकार की समस्या है। आर्थिक संपन्नता, वोट बैंक, जन कल्याण, देशभक्ति। तो ये क्या है, वोट बैंक की समस्या है। अगला प्रश्न है कि ट्रम्प कार्ड का अर्थ क्या है। आया था शब्द पैराग्राफ में, तो पूछ लिया कि ट्रम्प कार्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है। मरे हुए घोड़ों को चलाना, पत्ते समझ बूझकर खेलना, दूसरे की कोशिशों को नाकाम करना, सफलता के लिए जान लगाकर कोशिश करना। ट्रम्प कार्ड होता है सफलता के लिए जान लगाकर कोशिश करना। अगला जो प्रश्न है, पुरुष यह नहीं चाहते कि वे गद्दी से कभी उतरें का क्या अर्थ है। शक्ति की लालसा, देश सेवा की कामना, खुद की राजनीतिक क्षमता पर भरोसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि शक्ति की लालसा है, सत्ता की लालसा है उनके अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है, 13वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत महिलाएं थीं। 10, 7.91, 43, 9.1। तो उसमें बताया गया कि 543 में से 43 महिलाएं सांसद बनी थी। तो उसका प्रतिशत पूछ दिया है, और देखिए कितना घुमा कर पूछा हुआ है, इसमें 43 भी लिख दिया है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा बोध आपके अंतर्गत होना चाहिए कि प्रतिशत पूछा है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो ये 5 सवाल बोध से हो गए। इसके बाद संचार से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि संचार से है कि संगठन के अनौपचारिक नेटवर्क को कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्मुखी संचार, जन संचार, जन प्रवाद माध्यम। सही जवाब है डी, इसका सही जवाब। आगे सवाल पूछा गया, टेलीविजन की चैनल जो अभियांत्रिकी और तकनीकी विषयों के प्रसारण के लिए है वो क्या है, क्या नाम है उसका। तो जब आप टीवी इत्यादि देखते हैं तो इन पक्षों को भी ध्यान में रखिए कि अभियांत्रिकी और तकनीकी संबंधी विषयों को किस चैनल पर बताया जाता है। ज्ञान दर्शन, व्यास, एकलव्य, किसान। तो इसका सही जवाब है एकलव्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब।
तो केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पत्र पत्रिकाएं ज़्यादातर जनता की सूचना के लिए निकाली जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती जन प्रसार पद्धति का मुख्य उद्देश्य जनता को निम्न प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। मनोरंजन, सूचना और अन्योन्य क्रिया। शिक्षा, अन्योन्य क्रिया और मनोरंजन, केवल मनोरंजन। तो प्रसार भारती का मुख्य उद्देश्य है सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। ठीक है, तो जो भी आप चैनल देख रहे हैं टीवी पर, आप सबके घरों में टीवी होगी, तो उस चैनल के जो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, लोगो है, उसको भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली संचारक की योग्यता का निर्णय किस आधार पर किया जा सकता है? संचारक का व्यक्तित्व, विशेष क्षेत्र में अनुभव, श्रोतागण के साथ अन्योन्य क्रिया, लक्ष्योन्मुखी श्रोतागण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, कई बार जो ऑप्शन ज़्यादा लंबा होता है वो कई बार उसका सही आंसर हो जाता है, तो ये तुक्का वाले में आप यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो मैं बता रहा था कि समझने की ज़रूरत है, तर्क गणितीय तर्क सही, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देख लेते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समांगीय आंकड़ों को प्रदर्शित करता है? समांगीय आंकड़ा ये क्या है? पूछा जा रहा है कि एक कॉलोनी में बहुमंजिले, एक बगीचे में वृक्ष, राजमार्ग पर मोटर गाड़ियाँ, कक्षा में छात्रों का समूह। तो कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो समांगीय है, मतलब एक तरीके का है? तो एक कॉलोनी में बहुमंजिले मकान जो है वो एक तरीके के होंगे, बाकी बगीचा है तो इसमें वृक्ष अलग अलग ढंग के होंगे, सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, मोटर गाड़ियाँ, तो अलग ढंग की रहेंगी, कोई 2 व्हीलर है, कोई 4 व्हीलर है। कक्षा में छात्रों का समूह है तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा, तो इसका सही जवाब होगा ए। तो यही सोच सोच कर आपको लगाना है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न विधियों में से कौन सी सिद्धांत विश्वास से भिन्न नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, स्वीकृति, सत्यापन, प्रदर्शनीयता। तो विश्वास से भिन्न नहीं है यानी कि जिसमें आप स्वीकृति देंगे वो क्या है, एक तरीके से आप उसको उस पर विश्वास कर रहे हैं तभी स्वीकृति दे रहे हैं। अगला है प्रश्न, कथन है ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, ये क्या है? एक तथ्य है, एक मूल्य है, एक धारणा है, एक मूल्यपरक निर्णय। ये निर्णय है, एक मूल्यपरक निर्णय है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। ठीक है, एक शोध के बाद एक ये निर्णय पर लोग पहुंचे कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्तंभ बल्ला एवं मानक है? बीम, पट्टा, शाफ्ट, लट्ठा। तो स्तंभ बल्ला एवं मानक है, वो क्या है? बीम। बीम आप जब घर बनता है तो देखे होंगे उसमें लोहे का सब डालकर बनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित एक अधूरी श्रेणी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को लिखिए जिससे अधूरी श्रेणी पूर्ण हो जाए। तो ये नंबर सिस्टम से सवाल पूछा गया है, श्रेणी दी गई है 4, 16, 36, 64। ठीक है, तो अब बताना हमें कि यहाँ पर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 चौका 16, फिर उसमें कुछ संख्या को जोड़ दिया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा तकनीकी रूप से आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है 4, फिर 4 जो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, और जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 300 इसका सही जवाब होगा। अब ये 300 कैसे हो रहा है? इसका सही जवाब मेरे ख्याल से होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10 होना। इसका सही जवाब जो है वो सी आंसर होना चाहिए, 100। आप लोग भी कमेंट्स कर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसके बाद युक्त तर्क यहाँ पर संगत से दिया गया है, जिसमें कुछ गोले दिए गए हैं, रेखा चित्रों के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 बड़े वृत्त दिए गए हैं, क्रमशः मिट्टी में रहने वाले जीव तथा पानी में डूबने वाले जीवों को प्रदर्शित करते हैं, तथा छोटा वृत्त मिट्टी तथा पानी दोनों में रहने वाले जीवों को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा चित्र उसके संबंधों को सही करता है? तो इसको आपको एक तरीके से गोला बनाकर देखना पड़ेगा और प्रश्न के अनुसार ही इसको हल करना पड़ेगा। तो अभी जो है कि 2 बड़े वृत्त दिए गए, मिट्टी में रहने वाले जीव और पानी में रहने वाले जीव, फिर छोटा वृत्त मिट्टी तथा पानी दोनों में रहने वाले जीवों को प्रदर्शित करता है। तो अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं गोला बनाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन है कि एक छोटा वृत्त है जिसमें कि पानी में और मिट्टी में दोनों में रहने वाले हैं, तो एक मिट्टी का है, एक पानी का है, और ये छोटा जीव का है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा डी। इसको आप गोले के माध्यम से ही बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 ऐसे कथन हैं जो दोनों सत्य नहीं हो सकते किंतु दोनों असत्य हो सकते हैं, वे दोनों कथन कौन से हैं? अब कथन दिया गया है
और बोला जा रहा है कि दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन असत्य हो सकते हैं। सभी मशीनें शोर करती हैं, कुछ मशीनें शोर करती हैं, कोई भी मशीनें शोर नहीं करती, कुछ मशीनें शोर नहीं करती। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो अभी यहाँ पर जो सही जवाब है पहला और तीसरा है, जो कि सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन असत्य हो सकते हैं। सभी मशीनें शोर करती हैं, यह सत्य भी हो सकता है, और कोई मशीनें शोर नहीं करती हैं, ये भी असत्य है। अगला जो प्रश्न है दिया गया कि नीचे एक कथन दिया गया है तथा उसके बाद दो कल्पनाएं दी हैं। कल्पना ऐसा कथन है जिससे हम सत्य मानते हैं। दिए गए कथन तथा कल्पनाओं पर विचार कीजिए तथा निर्णय कीजिए कि दिए गए कथन में कौन सी कल्पना निहित है। तो कथन है, हमें त्रुटियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं बल्कि त्रुटियों से सीखना चाहिए। कल्पनाएं क्या हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो त्रुटियां हो सकती हैं। हम भूतकाल से लाभ उठाकर भविष्य में त्रुटि रहित कार्य करने में समर्थ हैं। ठीक है, तो अब इसमें बोला गया है केवल कल्पना एक में निहित है, दो में निहित है, या दोनों में निहित है, या दोनों कल्पनाएं निहित हैं। दोनों में से एक यहाँ पर दिया गया निहित है। तो इसका जो सही जवाब है दोनों कल्पनाएं क्या हैं, निहित हैं कथन में, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, अगर भूतकाल से लाभ उठाकर भविष्य में त्रुटि रहित कार्य करने में हम समर्थ हैं, क्योंकि पहले अगर गलतियां होंगी तो उससे हम कुछ सीख कर आगे गलती नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसी टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप पढ़ कर इनका सही जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा ये लंबा प्रश्न हो रहा है तो, और आपका टाइम भी जा रहा है, तो इसी टाइप से प्रश्न आते हैं। तो युक्त तर्क संगत वाले प्रश्नों को आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हम अगले इकाई में देखते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आईसीटी पूछा जा रहा है कि आईसीटी संबोधित करता है। आईसीटी क्या है, तो इसका मतलब फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और मिलता जुलता आप देख रहे हैं कि तमाम फुल फॉर्म्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपको सही याद करके रखना पड़ेगा इसको। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों जानकारी का शोधन करता है, बहुत विशाल जानकारी का संग्रह कर सकता है, जानकारी का शोधन जल्दी और सही कर सकता है, उपयुक्त सभी। तो ये सारी जो विशेषताएं सब कंप्यूटर में है। अगला प्रश्न है, उपग्रह संप्रेषण का काम चलता है किसके माध्यम से। ऑप्शन दिया गया रडार, ट्रांसपॉन्डर, संग्राहक, प्रवाहक। तो उपग्रह संप्रेषण का काम चलता है ट्रांसपॉन्डर से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एक मशीन है जो मनुष्य के दिमाग के समान काम करता है। कंप्यूटर की यह परिभाषा सही है, गलत है, आंशिक सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है, अब बताना क्या शामिल है। ईमेल, इंटरनेट, शैक्षणिक टीवी, उपयुक्त सभी। तो इसको आप अपने व्यवहारिक जीवन के आधार पर, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर भी इसका सही जवाब आप बता सकते हैं। सही जवाब है डी, सभी इसमें शामिल है। जन एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। ऐसा समझा जाता है कि हमारा ग्लोब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इस प्रकार से ग्लोब के बढ़ते तापमान के वास्तविक प्रभाव हैं क्या है, कार्ययुत प्राप्त भूमि में वृद्धि, भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों की जलवायु में समानता, महासागर के जल स्तर में गिरावट, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। तो ये है ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। तो पर्यावरण से संबंधित एक अच्छी सी बुक खरीद के पूरा आप उसको पढ़िए। भारत के किस प्रदेश में भूजल आर्सेनिक द्वारा संदूषित है। देख रहे हैं थोड़ा सा जो भाषा यूज की गई है थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में है, एक तरीके से ये गूगल ट्रांसलेटेड ही है, इसीलिए कई बार परीक्षार्थियों को दिक्कत होने लगती है। आर्सेनिक कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, मतलब जल में। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, नदी के मुहाने पर स्थित सुंदरवन की पहचान किस रूप में है। सुंदरवन की पहचान किस रूप में है, मैंग्रोव वन के रूप में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न वृक्षों में से किसमें औषधिक गुण है, मतलब कि दवाई वाला गुण किसमें है। ऑप्शन दिया गया है चीड़, टीक, नीम, ओक। तो आप जानते हैं नीम जो रहता है वो औषधि वाले पेड़ों के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। जो उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। भारत में निम्न में से किसे तकनीकी शिक्षा का हिस्सा नहीं माना जाता है। मेडिकल, प्रबंध, फार्मास्यूटिकल, हवाई यांत्रिकी। तो मेडिकल जो है वो तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, उसका खुद अपना एक एरिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अब आपको केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची भी जानी चाहिए। भारत में कुल 40 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो उनका आप नाम ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय और बाकी क्या थे, स्टेट लेवल के विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उस मुख्य सिद्धांत को चिन्हित कीजिए जिस पर संसदीय प्रणाली प्रचालित होती है।
तो कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस से सवाल आ गया है। इसका सही जवाब है आंसर ए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। कुल सीटों का 30%, कुल सीटों का 33%, कुल सीटों जनसंख्या का 33%, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। तो पंचायती राज में 33% महिलाओं को सीट आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट जितने स्थापित किए गए हैं फेमस, उनके स्थापना वर्ष को भी ध्यान में रखिए और कहाँ पर है स्थान को भी ध्यान में रखना है। पूछा जा रहा है कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कहाँ पर है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहला है वो है इज्जत नगर में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी वो है पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो है बंगलौर में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर वो है आपका दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरीके से ये केवल नमूने के रूप में प्रस्तुत किए गए सभी प्रश्न और सिलेबस पर भी मैंने चर्चा की। उम्मीद है कि फर्स्ट पेपर को लेकर आप अब क्लियर हो गए होंगे कि किन इकाइयों को अपने से पढ़ना है और किन इकाइयों को थोड़ा सा हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप यूट्यूब चैनल्स को देख सकते हैं जिसमें कि गणित इत्यादि पढ़ाई जाती हो और वो समझ में आपको आ रही है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कमेंट्स करके बताइए कि आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक